दोस्तों नमस्कार। आज हम चर्चा करते हैं सीआरपीसी के उन टॉपिकों पे जो कि समन वारंट के आगे आदेशिका की जारी करने के लिए जरूरी है। कैसा जरूरी है? जैसे कि व्यक्ति को समन जारी कर दिया जाता है, नहीं आता है, वारंट जारी कर दिया जाता है, नहीं आता है, तब प्रोक्लेमेशन जारी होती है उसकी कि भैया व्यक्ति अगर फरार हो गया है, एब्सकॉन्ड हो गया है, तब प्रोक्लेमेशन जारी होती है। कैसे? आइए सेक्शन 82 क्या बात करता है और इससे बात करते हैं कि ये क्या कहना चाहता है। प्रोक्लेमेशन फॉर पर्सन एब्सकॉन्डिंग। एब्सकॉन्डिंग मतलब फरार, और फरार का मीनिंग होता है जो भारत के बाहर चले जाए, विदेश चले जाए, वो व्यक्ति किस में आता है? फरार में आता है। पर्पस क्या है? उसको जानकारी देती है कि हम मेरे खिलाफ क्या हुआ है, वारंट जारी हुआ है, उस वारंट का एग्जीक्यूशन ना होने पाए, इसलिए मैं क्या करता हूँ, भाग जाता हूँ, फरार हो जाता हूँ। ये प्रोक्लेमेशन में आ सकता है, ये एब्सकॉन्डिंग पर्सन में आ सकता है। एब्सकॉन्डिंग में इसके साथ एक मीनिंग और जुड़ा है, एक शब्द और जुड़ा है, वो शब्द का नाम है कंसीलमेंट। अगर व्यक्ति अपने आप को छिपा रहा है, रिमेनिंग पार्ट छिपाता है, होल पार्ट छिपाता है, यदि वह छिपा रहा है अपने आप को और यह छिपाना क्या रखता है, कंटिन्यू रखता है अपने उस प्लेस पे, चाहे वह ऑर्डिनरी जुरिडिक्शन में हो, लोकल जुरिडिक्शन में हो, लेकिन वह छिपा रहा है, और छिपा रहा है जिसके कारण वारंट का एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रहा है, तब वह व्यक्ति का कहलाएगा, एब्सकॉन्ड पर्सन कहलाएगा। इसी के बारे में 82 बात करता है कि प्रोक्लेमेशन फॉर पर्सन एब्सकॉन्डिंग। कोर्ट क्या करता है? एविडेंस लेने के पश्चात या बिना एविडेंस लिए, एविडेंस लेने के पश्चात मतलब एविडेंस लिया है, एविडेंस लिया है मतलब एविडेंस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए जो एविडेंस इकट्ठे हुए हैं, जो उसके प्लेस पे जाके जो एविडेंस मिले हैं, तो या तो वो एविडेंस ले लिए जिससे पता चला है कि व्यक्ति क्या हुआ है, फरार हुआ है और इस प्लेस पे गया है, ये जानकारी भी मिल जाती है, तो वो एविडेंस लेने के पश्चात, या एविडेंस लिए बिना व्यक्ति फरार हो जाता है तो इतना टाइम, इतने कोई एविडेंस मिलते नहीं है, तब क्या होता है, तब रीजन टू बिलीव होता है। तब रीजन टू बिलीव, जो कि आईपीसी के 26 में हम पढ़ चुके हैं कि रीजन टू बिलीव होता क्या है। रीजन टू बिलीव उसको विश्वास करने का कारण होता है। क्या कारण होता है? कि जो वो वारंट जारी किया है उसने, उस वारंट का एग्जीक्यूशन ना होने पाए, इस कारण से वह व्यक्ति क्या हो गया है, फरार हो गया है, एब्सकॉन्ड हो गया है। तब क्या होता है? रीजन यही कि एब्सकॉन्ड होता है और अपने आप को छिपा रहा है, जिसके कारण वारंट का एग्जीक्यूशन ना होने पाए। देन कोर्ट क्या करता है? रिटन में प्रोक्लेमेशन पब्लिश करता है। किस लिए करता है? अपीयर होने के लिए। किस लिए करता है? अपीयर होने के लिए। और अपीयर कब होना है? जिस दिनांक से प्रोक्लेमेशन क्या हुआ है, प्रकाशित हुआ है, पब्लिश हुआ है, उस दिनांक से 30 डे के भीतर आपको क्या होना है, अपीयर होना है, उपस्थित होना है। बात होते हैं कि सेक्शन 2 बात करता है कि प्रोक्लेमेशन जो है वो पब्लिशिंग में क्या क्या होता है, कि कहाँ कहाँ किया जाएगा। तो उस पब्लिक प्लेस पे किया जाएगा, सस्पिशियस प्लेस पे किया जाएगा, उसके हाउस पे किया जाएगा, और ऐसे ग्राम के कोई ऐसे प्लेस पे किया जाएगा जिसमें ग्रामवासियों को क्या किया जाएगा, रीडिंग करके, ढोटी पिटवा के उसको क्या किया जाएगा, पढ़ के सुनाई जाएगी, जिससे अवेयर हो जाए व्यक्ति कि ये इस व्यक्ति के खिलाफ उद्घोषणा जारी हुई है। दूसरा है अफिक्स करना। अफिक्स क्या करेंगे? उसके गांव पे अफिक्स करेंगे। गांव में उसका कोई हाउस होगा, गांव में हाउस होगा, उस पर हाउस डीड होगी, वास स्थान होगा, उस पर करेंगे अफिक्स। और एक कॉपी अफिक्स करने के लिए कोर्ट सदन में अफिक्स की जाएगी। फिर न्यूज़पेपर में पब्लिश कराएंगे, जो कि उसके लोकल जुरिडिक्शन में जो पेपर आता है वहाँ पे अवेयर कराने के लिए कि उस व्यक्ति के खिलाफ उद्घोषणा जारी हो। तो आप सेक्शन 38 के तहत जो जनता है वो पुलिस ऑफिसर की हेल्प करने के लिए आबद्ध है। उसके बाद पब्लिशर जो है, ऑल पब्लिश, जितने भी पब्लिश हैं, उसको प्रूफ कैसे मानोगे? वो एक कंक्लूसिव प्रूफ के रूप में समझी जाएगी, क्योंकि कोर्ट क्या करता है, ये मान के चलेगा कि हमने जो उद्घोषणा जारी की है, ये इसका मतलब ये है कि आपके खिलाफ पहुंच गई है और इन सब तरीकों से हमने क्या किया है, इसको पब्लिश किया है, तो ये कंक्लूसिव प्रूफ के रूप में एक सिद्ध होगी। सबसेक्शन 4 बात करता है कोर्ट में डिक्लेयर्ड। किसके बारे डिक्लेयर क्या करता है? वो डिक्लेयर करता है कि ये प्रोक्लेमेट अफेंडर होगा। आईपीसी के कुछ सेक्शन है, 302, 304, 360, इन सब में अकॉर्डिंग, जो उसमें आपकी वेयर एक्ट में जो सेक्शन दी हैं उसके अकॉर्डिंग अगर इन सब के ऑफेंस का देखा जाए तो इसको कोर्ट क्या डिसाइड कर देगी, क्या डिक्लेयर कर देगी? डिक्लेयर करेगी प्रोक्लेमेंट अफेंडर। और ये प्री का भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक प्री के लिए ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है, और कहने के लिए तो सब आ सकता है, लेकिन जो है जो पूछे जाने वाले सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है वो ये है। तो बात करते हैं सेक्शन 83। सेक्शन 83 अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी पर्सन एब्सकॉन्डिंग। वह व्यक्ति जो फरार हो गया है, जिसके खिलाफ प्रोक्लेमेशन जारी कर दिया है, उद्घोषणा जारी कर दी है, फरार होने के बाद भी अगर प्रोक्लेमेशन जारी करने के बाद भी अगर नहीं आता, तो नेक्स्ट जो प्रोसीडिंग है वो है अटैचमेंट। अटैचमेंट का अर्थ होता है कुर्की।
कुर्की मतलब जप्ती। किसी भी प्रॉपर्टी चाहे वह मूवेबल हो चाहे इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, उसको क्या किया जाता है, जब्त किया जाता है। सेम प्रोसीडिंग अगर देखने में मिली तो सीपीसी की सेक्शन 60 में देखने मिल सकती है। उसमें बताया गया है, उसमें अलग से डिफाइन किया गया है कि कौन सी प्रॉपर्टी की कुर्की की जा सकती है, कौन सी प्रॉपर्टी की कुर्की अटैचमेंट किया जा सकता है। चलिए बात करते हैं हमें पढ़ना क्या है। पहले मैंने आपको कंक्लूजन साइड में लिख दिया है, बाकी पूरा सेक्शन का जो एनालिसिस निकला है वो ये निकला है। क्या होता है, कोर्ट इशू करता है सेक्शन 82 के तहत प्रोक्लेमेशन इशू करता है। इशू करने के बाद उसको क्या रीजन टू बिलीव होता है, तो वो रीजन रिकॉर्ड करेगा। रीजन टू बिलीव है विश्वास करने का कारण है कि वह व्यक्ति नहीं मिल रहा है, वह व्यक्ति नहीं आ रहा है प्रोक्लेमेशन के जारी होने के बाद, तो क्या करेंगे, वो लिखित में कारण अभिलिखित करेगा। कारण अभिलिखित करने के पश्चात रीजन रिकॉर्ड करने के पश्चात क्या करेगा, आफ्टर प्रोक्लेमेशन एट एनी टाइम, किसी भी समय बिफोर आफ्टर, बिफोर वाला कभी नहीं देखने मिलता है कि आप किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी को पहले से अटैच नहीं कर सकते। करते हैं तो आफ्टर करते हैं या साथ में कर सकते हैं, प्रोक्लेमेशन के साथ साथ भी कर सकते हैं, ये वाली कंडीशन है। ठीक है। अब प्रॉपर्टी कैसी होती है, दो तरीके की प्रॉपर्टी होती है, एक मूवेबल प्रॉपर्टी होती है और एक इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है। मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब चल संपत्ति के तौर पे काम करते हैं, जिसमें मतलब कोई भी व्यक्ति है, जैसे कि ये बॉटल है, ये क्या है, ये एक मूवेबल प्रॉपर्टी के तौर पे, और कोई मकान होता है, कोई भी भूमि वगैरह होती है, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी के आते हैं। जब टीपीए पढ़ेंगे तो उसमें भी स्पेसिफाइड तरीके से बताया गया है मूवेबल को और इमूवेबल को। चलिए अब बात करते हैं इसके प्रोवाइजो के बारे में। प्रोवाइजो साफ साफ बात करता है कि प्रोक्लेमेशन के साथ साथ अटैचमेंट किस कंडीशन में और कब जारी किया जाएगा। तो वह जो कंडीशन है वो ये है कि जब प्रॉपर्टी का पूरा पार्ट या उसका होल पार्ट या कोई आधा पार्ट क्या जो व्यक्ति है वो डिस्पोज करने वाला है, क्या करने वाला है, उसका व्ययन करने वाला है, सेल करने वाला है, या फिर वह उस प्रॉपर्टी को रिमूव करने वाला है, उस ज्यूरिसडिक्शन से क्या करने वाला है, हटाने वाला है, तब क्या होगा, तब होगा प्रोक्लेमेशन के साथ साथ अटैचमेंट जारी होगा। चलिए इसके बाद आउटसाइड ज्यूरिसडिक्शन में अटैचमेंट की बात कर लेते हैं, जो सबसेक्शन 2 बात करता है। ये क्या बात करता है, ये बात ये कर रहा है कि यदि कोई प्रॉपर्टी है वो आउटसाइड ज्यूरिसडिक्शन में है कोर्ट के, तब उसकी अगर अटैचमेंट एसेंशियल है तब क्या होगा, तब वहाँ के जो लोकल ज्यूरिसडिक्शन में जो डीएम है, डीएम द्वारा क्या होगा, प्रस्तावित की जाएगी वो प्रॉपर्टी जहाँ वह सिचुएटेड है, उसके माध्यम से क्या होगा, अटैचमेंट किया जाएगा। अब बात करते हैं मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में, कि मूवेबल के अटैचमेंट के बारे में क्या बात करता है। ये बात करता है कि अगर मूवेबल प्रॉपर्टी अटैच करनी है तो कैसे करेंगे, सीज करेंगे, जब्त कर लेंगे, उस पर रिसीवर क्या कर देंगे, अपॉइंट कर देंगे, जो कि ऑर्डर 40 सीपीसी में बताया गया है इसकी ड्यूटी और कर्तव्य के बारे में इस टाइप से। और क्या करेगा, और ये करेगा कि जो प्रोक्लेमेशन व्यक्ति है, प्रोक्लेमेट पर्सन है, ये मान सकते हैं, अफेंड नहीं बोलेंगे, जो प्रोक्लेमेशन पर्सन है उसका द्वारा या उसके कुछ निमित्त उत्तराधिकारी हैं उनके द्वारा जो प्रॉपर्टी है उस पर कोई आपत्ति लगाना है, दावा करना है, जिसमें उसका इंटरेस्ट है, तो कोर्ट क्या करेगी, प्रोहिबिट करेगी, प्रतिषेध करेगी, वो भी ऑर्डर क्या करेगी, किसके लिए, डिलीवरी करने से या मना करने, सेल करने से मना करेगी। ऑल मैनर, जितने भी मैनर यूज हैं उस प्रॉपर्टी को अटैच करने के, वो सब कोर्ट में थिंक फिट, जैसा कि कोर्ट को ठीक लगे वो कर सकती है। अब बात करते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी के अटैचमेंट के बारे में। इमूवेबल प्रॉपर्टी के अटैचमेंट के बारे में क्या है, कंडीशन ये है कि अगर प्रॉपर्टी कैसी है, वो जो प्रॉपर्टी है इमूवेबल प्रॉपर्टी है, वो जो प्रॉपर्टी है इमूवेबल प्रॉपर्टी वो कैसी है, पहले तो ये सीज करेंगे, दूसरा है रिसीवर अपॉइंट करेंगे, तीसरा इसमें जो पॉइंट बनेगा रिसीवर के बाद वही प्रोहिबिट ऑर्डर आएगा कि आप क्या नहीं कर सकते हो, दावा नहीं कर सकते हो। ठीक है, चौथा जो उसमें पॉइंट आएगा वो भी ऑल मैनर वाला आएगा, ऑल मैनर। ठीक है, लेकिन इसके जो पहला जो प्रोवाइजो बोलता है इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर लैंड रेवेन्यू है, कैसा है, अगर लैंड कैसी है, राजस्व की भूमि है, तो राजस्व की भूमि है तो कलेक्टर के माध्यम से, किसके माध्यम से, ये एक प्री का सवाल बनता है, कलेक्टर के माध्यम से क्या किया जाएगा, अटैचमेंट किया जाएगा। बात करते हैं 5 सबसेक्शन 5 पे, जो जीवधन के बारे में और किसके बारे में बात करता है, पेरिशेबल नेचर की प्रॉपर्टी के बारे में, जो विनश्वर प्रकृति के है, जल्दी नष्ट हो सकती है, उसके बारे में बात करता है कि यदि 2 प्रकार की प्रॉपर्टी है जिनका नष्ट होने का रीजन क्या है, बहुत जल्दी नष्ट हो सकती हैं, 6 महीने का समय नहीं ले सकती, जो आगे अपन सेक्शन में पढ़ेंगे 84 वाले में, तब क्या करेगा, 85 का सबसेक्शन 2 का यूज करके सेल कर देगा। सेल के बारे में बात करता है 85, रिलीज, सेल और रिस्टोरेशन के बारे में बात होती है। सबसेक्शन 6
बहुत ही शानदार बात करता है। क्या बात करता है कि ऑर्डर 40 सीपीसी के बारे में बताया गया है, सीपीसी 1908 के बारे में, रिसीवर की ड्यूटी और कर्तव्य के बारे में बताया गया। इस पे एक केस की बात होती है। केस क्या है? केस का नाम है बच्चन सिंह वर्सेस पंजाब राज्य। बच्चन सिंह वर्सेस पंजाब राज्य ये बोलता है कि यदि कोई प्रोक्लामेट पर्सन है, यदि वह मर जाता है तो मरने के बाद प्रोक्लामेशन क्या नहीं होता है? रद्द नहीं होता है, कैंसिल नहीं होता है। होता क्या है कि अगर उसके एलआर हैं, एलआर भी अगर उस प्रॉपर्टी पे क्या करते हैं? दावा करने आते हैं। अटैचमेंट हो गई है प्रॉपर्टी की, दावा करने आते हैं तो वो क्या नहीं कर सकते? दावा नहीं कर सकते। तो ये हमारा सेक्शन 83 था। चलिए अब बात करेंगे हम सेक्शन 84 पे।